जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई नवीन स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और साथ ही आज हम पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर। क्या सच में आज 7वां ही प्रैक्टिस सेट है? बताएंगे जी। क्या हमने इसको शुरू किया था सोमवार से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ, 7वां ही है। ठीक है, मुझे लगा छठा है, अभी नंबर गलत हो गया। तो एक बार सारे दोस्त बताएंगे कैसी आप सब लोगों की तैयारी चल रही है। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो डेटा आपको दिया जा रहा है साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड डेटा है, इसका परीक्षा में बहुत महत्व होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जीएस में बेहतरीन स्कोर करने के लिए आप सब लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट रिवीजन के तौर पर हम क्या करें उसके लिए बहुत असरदार साबित होने वाले हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न है आप सब लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था। आप लोग जानते हैं हम दिल्ली सल्तनत के प्रमुख जो इनपुट्स थे उनको पढ़ चुके हैं। बड़े ध्यान से प्रश्न पढ़े और हमेशा स्कोर करने की कोशिश किया करो, काउंट भी किया करो कि मैंने आज कितने क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद क्या बोलेंगे भैया? हाँ जी, दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार मैं आपको बता ही चुका, कुतुब मीनार का पूरा इतिहास कि किस तरह से पहले इसको किसने, ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, फिर इसके बाद इसे फिरोज शाह तुगलक ने और फिर सिकंदर लोदी ने काम कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है ये बताएं। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ये भी आपका ऐबक ने बनवाया था। ये साथ ही जो विग्रहराज थे उनके द्वारा बनाया गया एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, इसको तुड़वा दिया और 60 घंटों में दोबारा बनाया। संस्कृत विद्यालय था एक, 60 घंटे में बनवाया, इसीलिए 60 घंटे बराबर 24 घंटे में एक दिन, तो ये 2.5 दिन में बना, इसीलिए इसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अलाई दरवाजा क्या बोलेंगे? ये आपका ऐबक द्वारा नहीं बनाया गया है। अलाउद दरवाजा आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या बनाया है साथी बताएंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने भैया मैंने आपको बताया था, हौज खास तो याद रखना ही है। अलाउद्दीन खिलजी का सीरी का किला भी याद रखें। क्या बोलेंगे? सीरी का किला किसने बनवाया है? सीरी का किला आपसे हजार खंबा के बारे में पूछे, हजार खंबा महल किसने बनवाया, तो आप कहेंगे भैया ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हजार खंबा महल भी ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आते हैं। तबकात ए नासरी के लेखक कौन हैं? जो साथी हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो मुख्य इतिहास बताती है वो यही पुस्तक बताती है। ये व्यक्ति जो है आपका किसके दरबार में था? आपका अगर हम बात करें इल्तुतमिश के प्रमुख दरबारियों में से एक था। तो कौन था? मिनहाज उस सिराज था, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो या मेहंदी हसन था? तो बोलेंगे मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की अगर हम बात करते हैं तो इसने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। क्या बोलेंगे? तारीख ए फिरोज शाही। फुतुवात ए फिरोज शाही खुद किसने लिखी थी? वो तो भैया आपका फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। अगर तारीख ए फिरोज शाही पूछे तो आप कहेंगे कौन? जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, अमीर खुसरो की तुगलकनामा वही याद रख लेनी है, मेहंदी हसन की कोई पुस्तक नहीं। मुझे बताओ दोस्त, अगर मैं बात करूं आपसे, तारीख ए हिंद किसने लिखी? तारीख ए हिंद पुस्तक ये भी आपका भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ उसके बारे में, जिसको हम साथी आपका क्या बोलते हैं, एक नाम और बताया था मैंने आपको, अल बरूनी की। भैया इसी को हम कहते हैं, तारीख ए हिंद को ही किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान व्यक्ति कौन है जिसने पुराणों का अध्ययन किया? किसका पुराणों का अध्ययन किया? आपका अलबरूनी एक विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, पुराणों का अध्ययन। मुझे बताओ दोस्त, तारीख ए यामिनी जो यामिनी वंश के बारे में बताती है, यानी गजनवी का वंश था ये तारीख ए यामिनी, यामिनी वंश के बारे में बताती है, तो क्या बोलेंगे? उतबी की है, उतबी की पुस्तक है। एक पुस्तक आती है साथी चंदायन के लेखक कौन है? चंदायन के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद ने लिखा है आपका चंदायन को। और पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं जैसे तबकात ए नासरी हो गई, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं तबकात ए अकबरी पुस्तक को किसने लिखा था? तबकात ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि तबकात ए अकबरी लिखी भैया निज़ामुद्दीन ने। किसने? निज़ामुद्दीन ने लिखी है। क्या नाम होगा? निज़ामुद्दीन ने लिखी है। मैं आपसे पूछूं साथी मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन को वैसे लिखा तो आपका किसने है बताएंगे? वह राजकुमार जिसकी हत्या कर दी गई गद्दी पर बैठने से पहले, शाहजहां का बेटा था। तो क्या बोलेंगे भैया? उसका नाम है मज्म उल बहरीन। इसको मैं आपको मुगलों के टाइम पे ही बताऊंगा कि मज्म उल बहरीन को दारा सिकोह ने लिखा था। इसको मुगलों के टाइम पे पढ़ेंगे, अभी नहीं। क्या बोलेंगे? अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आते हैं।
विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, दो स्वतंत्र राज्य बने मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे, कौन कौन से? नाम बता सकते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि आपका 1325 से 51 मैंने आपको बताया था, इसके समय पर दो साम्राज्य बने। एक तो विजयनगर बना था। कौन बना था? विजयनगर। इसकी स्थापना किसने की थी बताएंगे? विजयनगर की स्थापना किसने की थी दोस्त? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी भैया 1336 में। कौन लोग थे? हरिहर बुक्का। एक दूसरा वंश और था, अगर आप उसका नाम बता दे तो फिर तो बात ही बन जाए। तो एक तो विजयनगर साम्राज्य था, और दूसरा जो 1347 में साथी बना था, क्या बोलेंगे, 1347 में बना था, और हसन गंगू ने उसकी स्थापना की थी। उसका नाम मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं तो भूल गया। हसन गंगू ने उसकी स्थापना की थी। हसन गंगू ने, ठीक है। तो बताएंगे क्या नाम था उस वंश का? कितने दोस्त बता सकते हैं? बहमनी, 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 बहुत गजब। तो बहमनी साम्राज्य भी किसके समय पर बना है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बना है। दो बातें तो ये याद रखनी है। अब आते हैं, पूछा है आंध्र भोज कौन है? देवराय प्रथम है आपका, या विजयराज द्वितीय है, या कृष्ण देव राय है? कौन है? कृष्ण देव राय है भैया, याद रखेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी साथ ही आपका जो साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धि थी, उनकी वजह से इनको कहा गया आंध्र का भोज। भोज मतलब कि आपका सम्राट। यहां पर देखेंगे, जो तेलुगु प्रसिद्ध महान 8 कवि थे, वो किसके दरबार में थे? तेलुगु 8 कवि, जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने एक राजा बताया था आपको जिसके दरबार में 9 रत्न थे, वो कौन था? जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थी? कृष्णदेवराव के। अमुक्त माल्यद पुस्तक की रचना किसने की है? ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अमुक्त माल्यद बुक का लेखक कौन है? तो कृष्णदेवराय है आपका आंध्र भोज। याद रख लेना, इसी को साथी यवनराज स्थानापनाचार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यवनराज स्थानाचार्य नहीं, स्थापनाचार्य, स्थापनाचार्य भी इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना। एक दो मंदिरों के नाम आते हैं, एक तो हम्पी का आता है विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर, और एक साथी आपका हजारा राम मंदिर। किसने बनवाए हैं? विट्ठलनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? विट्ठलनाथ मंदिर जो कि कर्नाटक में है, विट्ठलनाथ मंदिर का और साथ ही हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? हजारा राम मंदिर का निर्माण। जैसे आप सब जानते हैं कि बीरबल किसके दरबार में रहता था? भैया अकबर के दरबार में रहता था। ऐसा ही एक नाम आता है अष्टदिग्गज में, तेनालीराम, कि प्रसिद्ध विद्वान तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तेनालीराम। तो ये किसके समय की बातें हैं? लगभग हम बात करें तो आपका क्या बोलेंगे, विजयनगर साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बना था, उसकी बातें हैं, महत्वपूर्ण है, ये हमको याद रख लेनी है। मैंने अभी पूछा था नवरत्न किसके दरबार में थे, तो कुछ दोस्त अकबर लिख रहे हैं। अभी तो अकबर पर हम पहुंचे भी नहीं है, तो अकबर नहीं बताया मैंने आपको। अभी मैंने बताया है आपको सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय। क्रम से चीजों को याद करना है, एकदम क्रम से। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम मैंने आपको क्या बताया था? याद रख लेना, इतिहास में बड़ा पूछता है। जूना खां के नाम से पूछ लेता, विजयनगर साम्राज्य किसके समय बना था? तो क्या बोलेंगे, वो जूना खां के टाइम पर बना था आपको, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। निम्नलिखित फारसी के कवियों में किसे भारत का सादी कहा जाता है? कुछ कवि साथी और कुछ जो आपका संत फकीर हुए, ठीक है, जो सूफी संत हुए, उनको कुछ उपाधि दी गई हैं जिनसे प्रश्न बनता है। तो अमीर हसन है क्या? आप बोलेंगे जी भैया, अमीर हसन है। और अमीर हसन की पुस्तक का नाम याद रखेंगे, फवायद उल फवूद। क्या बोलेंगे? फवायद, फवायद, फवायद उल फवाद किसकी पुस्तक का नाम है? ये अमीर हसन की पुस्तक का नाम है। अच्छा, अमीर खुसरो को क्या नाम दिया जाता है, जरा बताएं। अमीर खुसरो को क्या नाम दिया जाता है भैया? इसको बोलते हैं तोता ए हिंद। क्या बोलते हैं? तोता ए हिंद। जरा बताना, इसने कितने सुल्तानों का दरबार देखा था? तोता ए हिंद। इसके समय पर दिल्ली पर 8 सुल्तान बदल गए थे जल्दी जल्दी। 8 सुल्तानों का दरबार देखने वाला व्यक्ति कौन है? और इसके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने 7 दरबार देखे थे। ठीक है, शेख अबुल फैजी, ये तो अकबर के टाइम पर है, हुसैन सुनाई की बात नहीं करते हैं। अब आएंगे दोस्त, हमको जानना है किसके बारे में, मुझे बताओ। शेख उल हिंद की उपाधि, क्या बोलेंगे? शेख उल हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? शेख उल हिंद के नाम से जाना जाता है शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यूपी में कहाँ पर है बताएं? शेख सलीम चिश्ती को कहा जाता है। दूसरा पूछा जाएगा आपसे, चिराग ए दिल्ली किसको कहा जाता है?
कौन से सूफी संत से जिनको चिराग ए दिल्ली कहा गया है? तो आप बोलेंगे चिराग ए दिल्ली भैया नसरुद्दीन को कहा गया है। किसको? नसीरुद्दीन को कहा गया है, नसीरुद्दीन को। महबूब ए इलाही किसको कहा गया है? महबूब ए इलाही किसको कहा गया है? तो वो निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। क्या बोलेंगे? निज़ामुद्दीन औलिया। ये बात आपको याद रख लेनी है, निज़ामुद्दीन औलिया। एक थे अकबर के टाइम पे गज ए शंकर की उपाधि किसको दी जाती है? गज ए शंकर किस सूफी संत को कहा जाता है? बाबा फरीद को कहा जाता है। किसको? बाबा फरीद को कहा जाता है। गज ए शंकर किसको कहा जाता है? बाबा फरीद को। महबूब ए हिलाई किसको कहा जाता है? औलिया को। और नसीरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली और शेखुल हिंद सलीम चिश्ती को कहा जाता है। ये नाम आपको पता होने चाहिए। दरगाह बताइए प्यारे साथियों ने, बहुत बढ़िया। कुछ लोग अजमेर में दरगाह लिख रहे हैं। अजमेर में कभी बताया 2 दिन पहले ही आपको। अजमेर में किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की है। क्या बोलेंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती की है। फतेहपुर सीकरी जितने साथी लिख रहे हैं, आगरा जितने साथी लिख रहे हैं, बहुत ठीक उत्तर आप लोगों का है। आगे आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? नहीं सॉरी, किस किस के बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। तो आप बोलेंगे आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया, या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो क्रम से चलते हुए हम जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसी युद्ध से क्या हो गया था? दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। तो ये 1526 में लड़ा गया। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। क्या बोलेंगे? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। जीत किसकी हुई? बोलेंगे फटाफट से, किसकी जीत हुई थी इसमें? तो भैया बाबर की जीत हुई, और बाबर बन गया मुगल साम्राज्य का संस्थापक। बाबर कौन बन गया? यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना। बाबर बन गया मुगल साम्राज्य का संस्थापक। और बाबर ने किसकी स्थापना की? मुगल साम्राज्य की। मेरा आपसे प्रश्न है, मुगलों ने भारत पर कितने वर्षों तक राज किया? मुगल साम्राज्य भारत में कुल कितने वर्षों तक पैर पसार के रहा? तो आप कहेंगे मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के भैया 1857 तक रहा। अंतिम सम्राट 1857 में है इनका। यानी कि ये बनते हैं आपका 331 वर्ष। लेकिन इसमें से हमको 15 वर्ष घटा देने हैं। क्यों जी? 15 वर्ष क्यों घटा रहे हैं भैया? क्योंकि 15 वर्ष मुगल नहीं रहे बीच में, क्योंकि शेरशाह सूरी हुमायूं को खदेड़ देगा और दिल्ली की गद्दी पर 15 वर्षों तक सूर साम्राज्य रहेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया? हमारा बनता है 316 वर्ष परफेक्ट आंसर। तो 316 वर्ष परफेक्ट आंसर है जो मुगलों ने भारत पर शासन किया। अब कौन किसने नींव डाली? आपका बाबर ने। तो बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े। 1527 भी लड़ा। कौन सा युद्ध हुआ था 1527 में बताएं? 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? और 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर ने यहाँ पर तो लड़ा आपका पानीपत, हरियाणा में पानीपत लड़ा, इब्राहिम लोदी से लड़ा, और बाबर की जीत हुई। इसमें जीता चारों बाबर है। 1527 में अगर हम बात करते हैं, क्या बोलेंगे? यहाँ उसने खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध लड़ा, किससे लड़ा था? राणा सांगा से। इसको भी जीता। राणा सांगा से युद्ध लड़ा, इसको भी जीता, राणा सांगा जी को हरा दिया। 1528 में उसने साथी चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी में साथी उसने मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ये पता होना चाहिए किसके खिलाफ लड़ा था। और 1529 में आपका अफगानों के खिलाफ लड़ा था, और इसमें भी अफगानों के खिलाफ लड़ा। तो इस युद्ध को क्या बोलेंगे? आपका घाघरा का युद्ध। क्या बोलेंगे? घाघरा का युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा था? आपका अफगानों के खिलाफ। और अफगान कौन थे ये बताओ। आपको क्लास का बेहतरीन स्टूडेंट बनाएगा ये आंसर। मुझे बताओ एक बार, अफगान मैंने बताया था, अफगान वंश के शासक जो दिल्ली पर शासन करते थे वो कौन थे? तो वो हार गए 1526 में। तो आप कहेंगे भैया लोदी वंश के शासक थे। कौन थे? अफगान लोदी। कई साथियों का उत्तर मैं देख पा रहा हूं। तो ये चारों के चारों युद्ध जीते किसने? बाबर ने। और बाबर ने साथी अपना इसी विवरण को एक अपनी बुक लिखी। क्या नाम है उसका? बाबर की बुक का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या बोलेंगे? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा भी उसको हम कहते हैं। इसकी बुक का नाम है, इसी को क्या कहा जाता है? बाबरनामा। इसने खुद लिखी थी बाबरनामा। तो मुगलों में पहला व्यक्ति हुआ आत्मकथा लिखने वाला अपनी जी भैया। और बाबरनामा उसने किस भाषा में लिखी थी? चगताई उसकी जाति थी, और तुर्क भाषा में लिखी। तो चगताई तुर्क में लिखी थी। क्या बोलेंगे? चगताई तुर्क भाषा में उसने इस पुस्तक को लिख दिया था। पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए हैं मैं आपसे पूछूं? तो आप कहेंगे पानीपत तो पहला हो गया। ये पानीपत का पहला युद्ध हो गया 1526 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ।
क्या बोलेंगे? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ आपका, ये हुआ साथी अकबर वर्सेस हेमू। हेमू जो अंतिम आपका हिंदू सम्राट था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, अकबर और आपका हेमचंद्र के बीच में हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई? अकबर की हुई। मुझे बताओ पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ पानीपत थर्ड। पानीपत थर्ड कब हुआ? आपका 1761 में हुआ। ये किसके बीच हुआ? एक तरफ तो मराठे और एक तरफ था अफगानी, कौन? आपका बोलेंगे भैया अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बीच ये हुआ था। और मराठे कौन? इसमें मराठे जीते थे? नहीं जी, इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो तीनों युद्ध आपको क्रम से पता होने चाहिए, इसमें गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट, गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार हैं? गिजाली। गिजाली किसके काल के? अलाउद्दीन खिलजी के काल पे, क्या बलबन के टाइम पर था, क्या आपका जहांगीर के टाइम पर था? गिजाली अकबर के टाइम पर था। और याद रख लेना फैजी से पहले यही था। फैजी से पहले जो नवरत्न था, फैजी जानते हो ना, अबुल फजल और फैजी। फैजी गणित का टीचर था अकबर के दरबार में। तो अकबर के दरबार में जो दो भाई हैं, अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखी है, और फैजी उसका भाई है बड़ा। तो उससे पहले जो उसका दरबारी था वो कौन था? फैजी से पहले वो गिजाली ही था। कौन था? गिजाली था। अब यहाँ पर साथी एक बात और याद रखनी पड़ती है हमको, जब हम मुगलों के शासनकाल की बात करते हैं तो पहले 6 राजाओं का शासनकाल आपको पता होना चाहिए, मुगल वंश। तो मुझे बताओ क्या क्रम था? और जैसे बाबर आया तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक है, ये आपको बताना है। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था, ये आपको बताना है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, ये आपको बताना है। अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? जहांगीर बैठा, उसका शासनकाल कितना है? जहांगीर के बाद में शाहजहां बैठा, और शाहजहां का शासनकाल कितना है? और शाहजहां के बाद में औरंगजेब का शासनकाल कितना है? तो सबसे ज्यादा शासनकाल किसका था? अकबर का, 49 वर्षों का। औरंगजेब का भी 49 वर्ष है, लेकिन अकबर का कई दिन ज्यादा है उससे। तो बाबर की साथी अगर हम बात करें, बाबर का शासनकाल जो साथी पूरे बताए ध्यान से देखना, मेमोराइज करो, आपको कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, बस सोचो एक बार। हुमायूं का क्या बोलेंगे? आपका 1530 से लेकर के भैया कब तक था? 1540 था। यहाँ पर 2 युद्ध होते हैं जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भाग जाता है यहाँ से और 1555 में वापस आता है सरहिंद के युद्ध से। 1555 में और 56 में फिर ये मर जाता है दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के। तो यहाँ बताओ जब ये भागा 1540 में, तो यहाँ पर 2 युद्ध कौन से प्रसिद्ध हैं? एक तो 1539 और एक 1540। कौन सा युद्ध हुआ? क्या बोलेंगे? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का वॉर हुआ आपका। और साथ ही 1540 में हुआ बिलग्राम, जिसको हम उत्तर प्रदेश का कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। बिलग्राम या कन्नौज वॉर भी उसको हम कहते हैं, बिलग्राम या कन्नौज। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मुझे बताओ ये दोनों के दोनों युद्ध किसके बीच हुए थे? तो आप कहेंगे भैया ये हुमायूं और आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुए थे। और दोनों युद्ध कौन जीता था? तो आप कहेंगे भैया दोनों के दोनों युद्धों को शेर शाह सूरी ने जीत लिया था। शेर शाह सूरी दोनों युद्धों को जीता था। तो भागना पड़ता हुमायूं को, और हुमायूं भाग जाता है तो 15 वर्षों के बाद आता है। तो पूछा जाता है हुमायूं कितने वर्षों के बाद आया, और उसने 1555 में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो 1555 में सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध उसने लड़े थे। सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था आपसे पूछे? मच्छीवाड़ा वॉर ये कब हुआ था? ठीक है। अकबर की बात करते हैं, जब हुमायूं दीन पनाह पुस्तकालय से गिर के मर गया तो क्या बोलेंगे? अत्यधिक शराब के नशे में, तो अकबर का शासन आया। 1605 से साथी जहांगीर का शासन रहा 27। कई पुस्तकों में 1628 लिखा मिलता है जो गलत है। क्या बोलेंगे? 1627 से लेकर के 1658 तक शाहजहां, और फिर उसका बेटा कौन? औरंगजेब। 1658 से साथी 1707 तक आपका कौन रहा? औरंगजेब रहा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इनके बीच के क्रम हम अगली कक्षाओं में जानेंगे और क्या, लेकिन वहां आपको ये शासनकाल पता होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं तो आप बताएं मुझे, है ना। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किससे हुआ है? मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ,
44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 का है, या 85वें संविधान संशोधन से हुआ था आपका? तो आप बोलेंगे भैया नहीं, संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र नहीं है, अर्थात हमारा उत्तर होगा संविधान के प्रावधानों से हटकर। क्या बोलेंगे? जो प्राइम मिनिस्टर है, वीपीएम बोलते हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर, याद रख लेना, संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता है, कहीं जिक्र नहीं है। तो ये क्या है? आपका संवैधानिक प्रावधानों से अलग है। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, समितियों को साथी बहुत महत्वपूर्ण मार्क कर लो। तो क्या बोलेंगे? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, तो संसद की समितियां होती हैं, एक तो स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है। तो स्थायी समितियों में आती है आपका लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कितने होंगे? आपका लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, यानी कुल 22 सदस्य होते हैं। एकदम से ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन प्रश्न पूछा जाता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो लोक लेखा समिति है, ये साथी 1 वर्ष के लिए चुनी जाती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो विपक्ष से कोई व्यक्ति होता है, मौजूदा सरकार के विपक्ष से। क्या बोलेंगे? विपक्ष दल का नेता होता है, विपक्ष दल का नेता जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। कई बार पूछा जाता है लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई थी? पॉलिटी का बहुत चर्चित प्रश्न है। तो आप बोलेंगे भैया 1921 में की गई थी। 1921 में किसके आधार पर की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के आधार पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब हुआ था? बताएंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब का है साथी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब का है? तो आप कहेंगे वो 1919 का है। कब का है? 1919 का है। क्या बोलेंगे? 1919 का है। अच्छा, यहीं पर फिर हम आते हैं अन्य समितियों के बारे में। तो मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर आपने बताया 22 सदस्य, 15+7। प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टिमेट्स कमेटी हम बोलते हैं, ये प्राक्कलन समिति जो होती है, इसके सदस्यों का सदस्य जो होते हैं, इसमें कितने होते हैं? तो प्राक्कलन समिति साथी ये भी 1 वर्ष के लिए चुनी जाती है। याद रख लेना, इसकी जो स्थापना हुई वो 1950 में हुई। किसकी सिफारिश पर हुई? जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई। जॉन मथाई ने ही जो साथी आपका सीबीआई की स्थापना हुई हमारे देश में, वो भी इनकी सिफारिश पर हुई थी, जॉन मथाई। तो प्राक्कलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं वो होते हैं 30। क्या बोलेंगे? और 30 के 30 सदस्य कहाँ से आते हैं? वो लोकसभा से आते हैं। क्या बोलेंगे भैया? वो 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। मैं आपसे पूछूं, सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आप कहेंगे भैया 15+7 होते हैं। तो 15 समझ गए ना, लोकसभा से, और 7 होते हैं आपका राज्यसभा से। अगर मैं बोलूं आपसे याचिका समिति, बहुत पूछा जाता है, याचिका समिति जिसको विशेष अधिकार समिति भी हम बोलते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से। अगर मैं आपसे पूछूं साथी, याचिका समिति जो है आपका, इसमें राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से इसमें सदस्य होते हैं 10। ये बात याद रख ले, ठीक है? आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है, क्या बोलेंगे आपका? तो सबसे बड़ी आप बोलेंगे भैया क्या इसमें लोक लेखा समिति थी? इसमें तो 22 सदस्य थे। तो आप कहेंगे भैया इसमें सबसे बड़ी होती है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी, 1 वर्ष के लिए ही गठित होती है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? पहले ये आपका मौलिक अधिकार होता था, लेकिन मौलिक अधिकार इसको हटा दिया गया आर्टिकल 31 से खत्म करके। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये हुआ है भैया हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। और क्या बना दिया गया इसको? तो याद रख लेना, पहले किस में था ये? पहले ये आर्टिकल 31 में आता था। आर्टिकल 31 को साथी खत्म करके इसको बना दिया गया एक कानूनी अधिकार, ठीक है? और कानूनी अधिकार बना के इसको किस अनुच्छेद में? सारे साथियों की तरफ से उत्तर आए तो आप बोलेंगे इसको भैया आर्टिकल 300 के पार्ट ए में रख दिया गया। आर्टिकल 300 के पार्ट ए में इसको विधि का विषय बना दिया गया, यानी एक कानूनी विषय इसको बना दिया गया। क्या बोलेंगे भैया? कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। आगे आते हैं।
किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समझते हैं ना, नेशनल कैपिटल रीजन जो होता है हमारा, नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसको बनाया गया। एनसीटी भी बोलते हैं कई बार, और कई बार एनसीआर बोलते हैं। तो एनसीटी ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, ज़्यादा व्यापक शब्द है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। किस संविधान संशोधन से बनी दिल्ली? 69वें, 73वें, 70वें या 75वें? तो भैया 69वें संविधान संशोधन से, 69वें। ठीक है, कब हुआ था ये? 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। और याद रख लेना, दिल्ली के साथ ही राज्यसभा सीटें कितनी है दिल्ली में? राज्यसभा सीटें दिल्ली में 3 हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, दिल्ली में पूछी जाती है लोकसभा सीट कितनी है, LS सीट कितनी है आपका? 7 सीट है। विधानसभा आप बताएंगे कि दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीट इसमें कितनी है? तो आप कहेंगे भैया विधानसभा की 70 सीट है। कितनी सीट हैं? विधानसभा की 70 सीट। 73वां संविधान संशोधन देखिए, इसका संबंध किससे है? जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसका संबंध भैया पंचायती राज से है। जानते हैं ना? हम सब करके बताना मुझे एक बार, सारे लोग पंचायती राज से है, ये कॉमन सी बात जानते हो ना? तो 74वां संविधान संशोधन, फिर तुम मुझे बताओ इसका संबंध किससे है? 73वां आपने बोला आप जानते पंचायती राज से, तो 74वें का संबंध किससे है? तो भैया 74वां है आपका नगर पालिका से। क्या बोलेंगे? नगर पालिका से। सारे साथियों का उत्तर आता हुआ, नगर पालिका से इसका संबंध है। बहुत बढ़िया, अमित यादव जी, खुशबू, वेरी गुड, हिमांशु वर्मा जी, बहुत शानदार उत्तर देते हुए। नेक्स्ट है, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की उम्र है, पहले 21 वर्ष का किसी ही मतदान कर सकता था, कम से कम 21 वर्ष, फिर उसको क्या कर दिया गया आपका, घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन से? तो बोलेंगे भैया इसको किया गया है 61वें संविधान संशोधन से, जो कि आपका है 61वां संविधान संशोधन 1988। लागू 1989 में हुआ था ये। क्या बोलेंगे? लागू 1989 में हुआ। और कई बार परीक्षाओं में इसको 1989 ही लिख के देता, 1988 विकल्प में देता ही नहीं है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा समय लेता है? तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा? जो आपका सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा। तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कौन होता है, बता सकते हैं क्या? तो जब सूर्य से दूरी की बात आती है तो पहले आता है आपका, क्या बोलेंगे, बुश नाम का आदमी था। कहाँ रहता था? पृथ्वी पर रहता था। बुश, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बुश, बुश नाम का आदमी था, पृथ्वी पर रहता था, हिंदू धर्म को मानता था। तो मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाता था, जैसे हिंदू धर्म में होता है। क्या बोलेंगे? बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाता था। उसके 2 बेटे थे, अरुण और वरुण। क्या बोलेंगे? 2 बेटे थे उसके, अरुण और वरुण। तो सबसे दूर कौन है? वो वरुण है। क्या बोलेंगे जी? बुध से कौन है आपका? बुध है। और शुक्र कौन से पर आता है? दूसरे पर। पृथ्वी कौन से पर आता है? तीसरे पर। मंगलवार आपका साथी मंगल होता है, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे भैया सबसे ज्यादा समय लेगा इसमें वरुण ग्रह, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूरी पर है। मुझे बताइए साथी, सबसे कम समय कौन लेगा? सबसे कम समय कौन लेगा आपका? तो आप कहेंगे बुध लेगा। क्या बोलेंगे? बुध, क्योंकि वो सबसे नजदीक है, 88 दिन में परिक्रमा कर देता है। कितने दिन में? 88 डेज में परिक्रमा कर देता है। ठीक है, अच्छा, सबसे गर्म कौन होना चाहिए? सबसे ठंडा तो वरुण हो गया। सबसे गर्म कौन होना चाहिए? जो सूरज के सबसे पास है। तो कौन होना चाहिए सबसे गर्म? तो बुध नहीं जी, सबसे गर्म है आपका शुक्र, क्योंकि उस पर लोह ऑक्साइड है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र है। अब आते हैं इन सब के उपग्रह, मुझे बताइए उपग्रह कौन कौन से के पूछे जाएंगे आपसे। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? मेरा आपसे प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? लिख के बताइए मुझे। तो क्या बोलेंगे भैया? बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शून्य। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का सिर्फ एक ही है, चंद्रमा। क्या बोलेंगे? एक ही है, चंद्रमा। मंगल के साथ ही 2 हैं, मंगल के 2 हैं, पूछे जाते हैं दोनों के दोनों, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? ये दोनों पूछे जाते हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति का साथी याद रख लेना, बृहस्पति का कोई उपग्रह है? तो उपग्रह तो है इसके, लेकिन इसका प्रश्न बनता है सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। गैनीमीड किसका उपग्रह है? वो आपका बृहस्पति का है। शनि का जैसे साथी टाइटन से बनता है, क्वेश्चन टाइटन से बनता है। वरुण का साथी आपका किससे बनता है? ट्राइटन से बनता है। वो यूपी पुलिस में नहीं पूछा जाएगा वैसे कभी भी ट्राइटन। तो आपसे मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा किसके हैं? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा जो उपग्रह है भैया वो शनि के हैं। क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा उपग्रह वो शनि के हैं।
अब आते हैं जनरल प्रश्नों पर। जनरल प्रश्न बनते हैं आपका आगे। सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रश्न पूछा है। सूर्य ग्रहण साथी कब होता है, बताएंगे आपका। सूर्य ग्रहण होता है आपका चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, किसी भी दिन, या फिर पूर्णिमा को ही होता है। तो क्या बोलेंगे भैया, वो होता है आपका प्रतिपदा को, अर्थात आपका अमावस्या को होता है। किस दिन? अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। किस दिन होगा? अमावस्या को। और सूर्य को ग्रहण लगना है, इसका मतलब क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो जिसको ग्रहण लगाना है उसको छिपा लो। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है आपकी, क्या बोलेंगे, सॉरी सूर्य और चंद्रमा बोल रहा हूँ मैं। सूर्य को ग्रहण लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी, क्या बोलेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो तभी तो सूर्य ढकेगा। जी भैया, तो सूर्य को ढकना है। जैसे मुझे बताओ चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण होगा सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाएगी आपका? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी है, सीधी सी स्थिति है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने 4 ग्रह आपको बताए थे। इन चारों से एक बात और है जो परीक्षा में प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं मुझे बताएं। आंतरिक ग्रह किनको कहते हैं? तो क्या बोलेंगे, जो पहले 4 हैं इनको भैया बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह। इंटर स्टेट प्लेनेट इसको बोलते हैं। ये कौन से हैं पहले 4? ये आंतरिक ग्रह हैं। कौन से हैं? ये आंतरिक ग्रह हैं आपके। और बाकी के जो ये 4 हैं इनको क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट मतलब ये आपके बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच में क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, बोलेंगे भी फटाफट से। यहाँ पर जो है इनको बोलते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह, ग्रह भी पूछ लेता किस किस के बीच में मिलेंगे, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलेंगे। मंगल और बृहस्पति के बीच में। या पूछे आपसे आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच में मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना, बुश नाम का आदमी पृथ्वी पर, 1 सेकंड लगेगी परीक्षा में लिखने में। बुश नाम का आदमी पृथ्वी पर रहता था। मंगल बृहस्पतिवार शनिवार को बाल नहीं कटवाता था। अरुण वरुण उसके 2 बेटे थे। अरुण वरुण उसके 2 बेटे थे। तो आपको याद रहेगा पहले 4 और अंतिम 4 का ऐसे पार्टीशन भैया हम कर लेंगे। कोई दिक्कत? अरे थम्स अप करके बता दिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी तो पता चले कि हाँ ये सब हमारा भैया तैयार है, गलती नहीं करेंगे। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो ग्रह, चंद्रमा क्या ग्रह है आपका? तो आप बोलेंगे भैया शुक्र है। शुक्र है, सुबह शाम को भी दिखता है ये तो। सूर्योदय से पहले आप उठ जाएंगे तो ये दिख जाएगा, सबसे चमकदार तारा आकाश में। भोर शाम को भी दिखता है, भोर या सांझ का तारा दिखता है। बुध और आपका साथी शुक्र ऐसे हैं जो नग्नी आंखों से देखे जा सकते हैं, नंगी आंखों से, बिना दूरबीन के। पृथ्वी की बहन भी किसको कहते हैं हम? पृथ्वी की बहन भी इसी को कहते हैं। सर्वाधिक गर्म भी यही है। सर्वाधिक गर्म भी यही है। मुझे बताओ साथी, लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? तो आप बोलेंगे भैया लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं अरुण को। किसको? अरुण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं हम लोग, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर 2 बातें और आती हैं। सारे के सारे ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, किस दिशा में? सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। क्या बोलेंगे? सभी ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। कैसे? पश्चिम से पूर्व। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, सिर्फ 2 अपवाद हैं इसके, यानी उल्टा घूमते हैं। सिर्फ 2 हैं, वो कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं भैया आपके अरुण और शुक्र। क्या बोलेंगे? अरुण और शुक्र जो है वो विपरीत चक्कर लगाते हैं। क्या बोलेंगे? अरुण और शुक्र। पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो विपरीत कक्षा में चक्कर लगाता है? तो या तो अरुण को विकल्प में दे देता है, या शुक्र को, या दोनों को कॉमा करके भी दे देता है कई बार। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो क्या बोलेंगे भैया? शुक्र होता है। ये हमको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला ये सुबह को दिखता है, ऐसे ही साथी सूर्य की वजह से जो साथी सूर्योदय से पहले ही चमक जाते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर तो बुध आ गया, यहाँ पर शुक्र आ गया, और शुक्र के बाद में क्या है आपका? पृथ्वी है। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये इसका प्रकाश पहुँचता है पृथ्वी तक सूर्य का, कितनी देर में पहुँचता है? ठीक है। और अगर मैं बात करूं चंद्रमा से परावर्तित होकर ये प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है, क्योंकि ये चक्कर लगा रहा है चंद्रमा पृथ्वी का, तो ये तो पहुंचता है 8.12 मिनट में। क्या बोलेंगे? 8 मिनट और 16 सेकंड हम कह सकते हैं। 16 सेकंड नहीं, 8.16, यानी कि लगभग छठा हिस्सा, तो 10 सेकंड कहें तो ज़्यादा ठीक है।
चंद्रमा का पहुंचता है 1.3 सेकंड में। क्या बोलेंगे? चंद्रमा का परावर्तित होकर 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है, 1.3 सेकंड में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स बोलते हैं जब वर्ष में दो काल, जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो वो दिन कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, या 22 फरवरी को होता है, या आपका 15 अक्टूबर को, या भैया 22 जुलाई को। तो क्या बोलेंगे भैया? जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, किस पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है, तब क्या हो जाते हैं? दिन बराबर हो जाते हैं। मुझे बताओ सबसे बड़ा दिन कौन सा है? सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा ज्ञात दिन कौन सा है, जिसको हम ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं? अब सबसे बड़ा दिन तो सबको पता होता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आता है कि ग्रीष्म संक्रांति किस दिन होती है, तो हम भूल जाते हैं। याद रख लेना, ग्रीष्म संक्रांति मतलब उस दिन सबसे बड़ा दिन है। इसी को हम ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। ऐसी शीत अयनांत होता है आपका। सबसे छोटा दिन कब होता है बताएंगे? सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो होता है साथी, वो होता है हमारा, क्या बोलेंगे आपका, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और ये दोनों ही दिन बड़े दिवस भी हैं। तो बता सकते हैं क्या किसके दिवस हैं? 21 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पहली बार हमने साथी 2014 यूनेस्को में प्रस्ताव पास हुआ था। पहली बार हमने उसको हिंट देता हूँ 2015 में बनाया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमने कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है पहली बार साथी आपका, क्या बोलेंगे, 2015 में। पहली बार कब मनाया था इसको? 2015 में। और अभी हाल ही में कौन सा मनाया गया फिर? तो गिनती कर सकते हैं आसानी से। ऐसे ही 22 दिसंबर को साथी हम कौन सा दिवस और मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथ्स डे मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है आपका, क्या बोलेंगे, वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट है, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? दो सबसे छोटे महाद्वीप। ठीक है, राज्यों का क्षेत्रफल तो जानते होगे ना कि सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल घटते क्रम में, क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में, जनसंख्या बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं साथी। तो क्या बोलेंगे? सबसे दो छोटे हैं भैया आपके। सबसे बड़ा तो है आपका एशिया। क्या बोलेंगे? पहले नंबर पर तो एशिया है। एशिया के बाद में आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। क्या बोलेंगे? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद में आता है आपका साउथ अमेरिका। क्या होता है? साउथ अमेरिका आता है। फिर आता है आपका अंटार्कटिका। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका आता है आपका। और अंटार्कटिका के बाद में छठा आता है आपका यूरोप। और सातवां आता है सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलेंगे? छोटा सबसे ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर। कल मैंने एक बात कही थी, अब मैं आज उत्तर देखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा था मैनचेस्टर किस देश में है जो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कल हमने इसका जिक्र किया। तो जिज्ञासु छात्रों ने पक्का इसके बारे में रिसर्च किया होगा कि भैया ने कहा है, तो जरूर रिसर्च करेंगे कि भैया मैनचेस्टर कहाँ पर है। तो क्या उत्तर निकल के आया था, जरा बताएंगे? ये तो मैंने आपको बता दिया, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहते हैं। तो मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे भैया? मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है? वो यूके में स्थित है। कहाँ पर है? यूके में स्थित है। अभी भी कई दोस्तों का उत्तर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, शायद मुझे बताएंगे साथी। तो दरअसल में ये क्या होता है, मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग के लिए है। वस्त्र उद्योग के लिए है, वस्त्र उद्योग के लिए। मुझे बताओ, उगते सूर्य का देश किसको कहते हैं? उगते उगते सूर्य का, सनराइज कंट्री, उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश भी हम कहते हैं जापान को। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है साथी? नॉर्वे को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को भैया कहा जाता है। हजार हाथियों का देश किसको कहा जाता है? हजार हाथियों का देश, हजार हाथियों का देश किसको कहा जाता है? हजार हाथियों का देश बोलते हैं आपका लाओस को। किसको? लाओस को। मुझे बताओ, सांपों का देश किसको कहते हैं? सांपों का देश किसको कहते हैं? तो सांपों का देश भैया बोलते हैं ब्राजील को। किसको?
सांपों का जो देश है वो ब्राजील को कहा जाता है। झीलों का देश किसको बोलते हैं? झीलों का देश किसको कहा जाता है? झीलों का देश भैया फिनलैंड को कहते हैं। किसको? उत्तर दिया करो भाई, मन मन में उत्तर दिया करो, ठीक है। यूरोप के खेल का मैदान किसको कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान भैया स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। नेक्स्ट है, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित करती है। सौर सेल, जो साथी आपका सोलर सेल है वो क्या करता है? तो सोलर सेल में दरअसल में होती कैसी ऊर्जा है, पहले ये पता होना चाहिए हमको। क्या उसमें प्रकाश ऊर्जा होती है? जी भैया। तो आपका जो फ़ोन में बैटरी है उसमें कैसी है? लाइट एनर्जी है। जी हाँ। उसको वो हीट में चेंज करेगी क्या? नहीं जी, फिर फ़ोन कैसे चलेगा और ख़राब हो जाएगा। जो उसमें ऊर्जा उसमें है या विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को वो इलेक्ट्रिसिटी बना देती है और हमारे इक्विपमेंट से चल जाते हैं, इक्विपमेंट चल जाते हैं। जैसे उदाहरण सोचना होगा हमको, पवन चक्की। पवन चक्की किसको किस में बदलती है? पवन चक्की जो आपने देखा होगा वो ब्लाइड्स लगे होते हैं, पवन चक्की किसको बदलती है? तो भैया जो घूम रही है यानी कि हवा है, और हवा में कैसी ऊर्जा है? चलती चीज में कैसी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को किस में बदल देती है? काइनेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में। तो आजकल पवन चक्की बड़ा पूछा जाता है। तो गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। जैसे मुझे बताओ, आपका विद्युत सेल की तो हम बात कर ही चुके, जो मुझे बताओ दोस्त, आपका विद्युत मोटर किसको किस में बदलती है? विद्युत मोटर किसको किस में बदलती है? इसका उल्टा डायनमो काम करता है। तो विद्युत मोटर, आपके घर आप न्यार काटते होगे, न्यार का मतलब है चारा, काटते हो मशीन पे या नहीं? तो भैया उसको लाइट चाहिए, तो विद्युत ऊर्जा चाहिए, और विद्युत ऊर्जा को वो किस में बदल देती है? उससे मशीन चला देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो ये छोटे छोटे हैं। जैसे मैं पूछूं, सोलर प्लेट क्या करेगी? जो साथी सौर सेल होता है वो क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को क्या बोलेंगे? वो सौर ऊर्जा को छत पे लगा दो, सौर ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है। जो आसमान नीला है वो नीला क्यों है, किसकी वजह से है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के परिक्षेपण की वजह से, व्यतिकरण की वजह से, या फिर आपका सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन होता है। एकमात्र है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, तो बाकी रंग दिखते नहीं, नीला रंग बिखर जाता है, नीला रंग बिखर जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं स्कैटरिंग से, आसमान के रंगों से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो बताऊं अपवर्तन के उत्तर। अपवर्तन को समझिए पहले तो। अपवर्तन से उदाहरण, अपवर्तन के रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? तो परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है? एक तो साथी आप पानी में बाल्टी की तह देखोगे तो बाल्टी की जो सतह है वो ऊपर की ओर दिखाई देगी। यानी अगर मैं कहूँ छोटे शब्दों में, बाल्टी की गहराई कम दिखेगी अगर उसमें पानी भरा हुआ है, हाँ या ना? जैसे ट्यूबवेल वगैरह आपने देखी होंगी, उनकी गहराई कम दिखती है, ऐसा लगता है पानी ऊपर सा है। यस और नो? पानी की गहराई कम होगी। इसमें कोई सिक्का डाल दो तो सिक्का कैसा दिखेगा? सिक्का उठा हुआ प्रतीत होगा। कैसा होगा? उठा हुआ प्रतीत होता है। कोई छड़, स्टिक इसमें तुम डुबा दो तो वो कैसी होगी साथी? मुड़ी हुई छड़ दिखाई देना। ये सब किसके उदाहरण है? ये अपवर्तन के उदाहरण हैं। फिर हम बात करते हैं रंगों के क्रम पे। रंगों के क्रम में कौन कौन से आते हैं साथी? आपका विवग्योर आता है भैया। क्या होता है? विवग्योर होता है। इसको हम बोलते हैं कि सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से निकाला जाए तो ये कैसी लाइट होती है? ये वाइट लाइट होती है। और वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलके बना है? यूपी पुलिस में पूछा गया साथी, जो श्वेत प्रकाश वाइट लाइट है वो कितने रंगों से मिलके बना होता है? भैया 7 रंगों से मिलके बना होता है। तो ये वायलट है, इसकी क्या होती है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? प्रश्न पूछा जाता है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? इसीलिए उसको इंडिकेटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, दूर से दिख जाए ताकि, क्योंकि उसकी जो वेव की लेंथ है ना वो ज़्यादा है, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? वो लाल रंग की है। ठीक है दोस्त,
अच्छा, तरंगदैर्घ्य किसका उल्टा होता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप कहेंगे तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में उल्टा संबंध है भैया, यानी इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो इसकी सबसे अधिक आवृत्ति होगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो आवृत्ति उल्टी समानुपाती होती है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे कम आवृत्ति किसकी हो जाएगी दोस्त, तो वो हो जाएगी हमारी किसकी, रेड की हो जाएगी। यही क्रम है स्पेक्ट्रम का, ये आपको पता होना चाहिए, विव ग्योर। ठीक है, आगे आएंगे, नेक्स्ट है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ये आपका प्राकृतिक है या भौतिक है या रासायनिक है या जैविक परिवर्तन होता है। देखो दोस्त, जब किसी का मतलब दबे हुए अन्य रूप से जीवों में बहुत लंबे समय तक परिवर्तन हो वो तो जैविक हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनको हम वापस पा सकते हैं, वापस उसी अवस्था में लौट आए। तो जल का अगर भाप बन गया है तो भाप वापस पानी बनेगा या नहीं बनेगा, वापस उसी अवस्था में लौटना, ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे एक उदाहरण मैं आपसे चाहूँगा, जैसे लोहे की एक गेंद है, बड़ी गेंद लोहे की, उसको मैंने पिघला लिया तो वापस लोहे की गेंद बना सकता हूँ या नहीं। जैसे मैंने बोला लोहे का पिघलना। जैसे साथी मैं एक कागज को काट दूं तो वापस कागज बन जाएगा या नहीं। अरे भैया वापस कैसे, वापस ऐसे बनेगा, उसको फिर से लुगदी बना लो, फिर से फॉर्म बना के उसको कागज बना लो, चीज़ तो वही है अभी भी, तो क्या बोलेंगे, जी बन जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण तुमसे चाहूँगा। एक उदाहरण सोच के बताओ अपने घर से, जो घर में देखते हो। केमिकल चेंज होते हैं जिसमें जो वापस उसी अवस्था में ना आए, जो वापस उसी अवस्था में ना आए, उसी अवस्था में ना आए। आपने अपने घर देखा होगा, कंडा उपला, ठीक है, गोसे बोलते हैं बहुत सारे लोग, जानते हो ना, उपले तो अवस्था में ना जाए। तो जैसे कोई चीज़ जल गई, जैसे लकड़ी से ही ले लो, लकड़ी जल गई, कोयला बन गया, तो वापस लकड़ी बन जाएगी क्या, वापस लकड़ी बन जाएगी क्या। जैसे दूध से दही बन गई तो वापस दही से दूध बन जाएगा क्या, बोलो फटाफट से बोलो। लोहे में जंग लग गया तो वो जंग लग ही चुका है, वो वापस नहीं आ सकता है। मैं बोलूं भोजन आपका पच गया तो वापस भोजन बना दोगे क्या, अरे भैया बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कौन जाए पास में। क्या बोलेंगे, खाना पकाना बन ही नहीं सकता, पास और दूर का मतलब ही नहीं है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना बता रहे हैं कुछ साथी। तो जो फॉर्मेट वापस ना आए क्या बोलेंगे, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, रासायनिक। जल की अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं, कैसे। जल की स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरताएं, आप जानते हैं जल में दो तरह की हार्डनेस होती हैं, जो पानी आप पीते हैं, कहते हैं ना हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करें। तो क्या बोलेंगे, उबाल कर दूर कर सकते हैं, छान कर, या डिस्टिलेशन से। तो डिस्टिल वाटर बोलते हैं भैया, मैं तो डिस्टिल वाटर पीऊंगा, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह होते हैं, जैसे कि साथी आपका क्या बोलते हैं, आरओ बोल देते हैं हम उनको। अब हम बात करते हैं पहले तो कठोरता कौन कौन सी होती हैं, ये समझना। तो जल की जो कठोरताएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है साथी स्थाई, कैसी, हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की कठोरता की बात हम कर रहे हैं, जल की कठोरता की बात हम कर रहे हैं, तो स्थायी कठोरता। और एक हम बात कर रहे हैं आपका अस्थायी कठोरता, क्या बोलेंगे, अस्थायी कठोरता। तो जो स्थायी कठोरता है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, कार्बोनेट के कारण होती है। दूर कैसे करेंगे इसको, उबाल कर, क्या बोलेंगे आपका, दूर कैसे, सॉरी अस्थाई बात करनी चाहिए हमें, अस्थाई कठोरता की बात हम कर रहे हैं, और अस्थाई ही तो उबल के दूर होगी। तो अस्थाई कैसे होती है, माई कार्बोनेट की वजह से। इसको साथ ही हम उबाल कर भी दूर कर सकते हैं, जल को उबाल लो, गर्म कर लो, या इसके लिए एक मेथड होता है क्लार्क मेथड, क्या बोलेंगे, क्लार्क विधि का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है। और स्थायी कठोरता क्यों होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स के कारण होती है, इनके क्लोराइड और सल्फेट्स के कारण होती है, ठीक है, सल्फेट के कारण होती है। इसको दूर करने के लिए कौन सी विधि होती है, सोडियम जियोलाइट विधि है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैलगॉन मेथड,
कैलगॉन विधि का इस्तेमाल क्यों किया जाता है विज्ञान में? तो आप बोलेंगे जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। आपसे पूछ ले परम्यूटेट विधि का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो परम्यूटेट विधि हो, आपका जियोलाइट मेथड हो, ये सब किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो आप कहेंगे भैया ये हमारा स्थायी कठोरता दूर करने में इस्तेमाल होते हैं। स्थायी कठोरता होती क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स के कारण। लेकिन अस्थायी कठोरता क्यों होती है? वो बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। किसके कारण? बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन। क्या ब्लड जो ग्लूकोज होती है उसको कंट्रोल करता है? सही बात है, यही इंसुलिन का काम है, नहीं तो फिर शुगर हो जाता है। मेलाटोनिन ये साथी आपका कौन सा हार्मोन है जो नींद को कंट्रोल करता है? जी हाँ। ऑक्सीटोसिन ये स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। जैसे हमने अपनी माताओं का दूध पिया है सबने, तो वो दूध किसकी वजह से आता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से आता है। तो एक महिला हार्मोन और पता होना चाहिए आपको, जो साथी अगर बात करते हैं आपका महिला के लिए कौन सा हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं महिला के गर्भाशय से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये महिला हार्मोन है। और एक नर हार्मोन बोला जाता है, पुरुष हार्मोन कौन सा होता है जो उसके अंडाशय से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिन कह रहा है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कर देगा। गैस्ट्रिन नहीं जी, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है साथी, गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है ये आपका HCl स्त्रावण, क्या बोलेंगे? HCl के साथ में पाचन का काम करता है पेट में। क्या बोलेंगे? पेट में पाया जाता है। कहाँ पर? पेट में ये पाया जाता है। और किसका? HCl के साथ में पाचन का काम ये करता है, पाचन का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चार हार्मोन्स, पांच हार्मोन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल है, थायराइड है, अग्नाशय है, या फिर पिट्यूटरी है? जो सबसे छोटी ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्त आपका पिट्यूटरी। क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी। तो फिर मेरा क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताएंगे जी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे आपसे, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आप बोलेंगे भैया यकृत है, लीवर है। कौन है? जिगर है सबसे बड़ी ग्रंथि। मुझे बताओ दोस्त, सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है? तो वो स्किन है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो त्वचा है। ठीक है, त्वचा है सबसे बड़ा अंग। मुझे बताओ सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी हड्डी भैया जांग की हड्डी है, फीमर है। कौन है? फीमर है, जो कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। कई बार इसको नाम फीमर ना देके हिंदी में ही देता, उरूस्थी। क्या बोलेंगे? उरूस्थी कहते हैं। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? सबसे छोटी जो हड्डी होती है, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है मानव के शरीर की? तो आप बोलेंगे सबसे छोटी हड्डी भैया वो स्टेपीज होती है। स्टेप्स भी बोलते हैं, स्टेप्सीज। क्या बोलेंगे? स्टेपीज होती है, जिसको कर्णास्थि हम बोलते हैं। ये कान की अस्थि होती है। क्या बोलेंगे? कान की अस्थि होती है। मुझे बताओ सबसे 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 मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर में? वो होती है साथी आपका हायोड। बोल दूं क्या? हायोड। जीभ की हड्डी सबसे मजबूत नहीं भैया, सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडीबल। कौन सी? मैंडीबल होती है, जो जबड़े की हड्डी होती है। किसकी होती है? जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की। मैं पूछूं मानव शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा है? सबसे जो मजबूत तत्व है वो कौन सा है? तो सबसे मौजूद तत्व है आपका मजबूत जो है इनेमल, जो दांत जिससे बने होते हैं, इनेमल। क्या बोलेंगे? दांत का जो पदार्थ है वह सबसे मजबूत है, टीथ है। क्या बोलेंगे? टीथ का इनेमल है। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अंग है? विश्व बैंक का पहले तो हेडक्वार्टर बता दो सारे लोग। 1945 में बना विश्व बैंक। सम्मेलन तो इसके लिए आपका साथी हुआ था कब? 1944 में। 1945 में वर्ल्ड बैंक बना। और 1945 में जब वर्ल्ड बैंक बना तो IFC जो है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आपका, ये आपका 1956 में क्या उसका अंग है? जी हाँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या विश्व बैंक का अंग होगा? नहीं जी, ये तो ट्रेड के लिए अलग से है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी भी बोलते हैं, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ये भी इसका अंग है क्या? जी हाँ, ये 1960 का है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका अंग है? आप कहेंगे नहीं जी, वो IMF है। IMF कहाँ पर है आपका, ये भी आप बताएं।
तो वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? कई साथियों का उत्तर आया किसी का वर्ल्ड बैंक को लेकर के या नहीं, लिखा ही नहीं किसी। वॉशिंगटन डीसी जिन्होंने लिखा है, बड़ा कमाल, ये वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में है 1945 से। कौन कौन से अंग हो गए? 1 और 3। अब भैया क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको इसकी कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि क्या होता है। दरअसल में देखो, जो वर्ल्ड बैंक है उसके मेजर ऑर्गन्स हैं ये, वर्ल्ड बैंक के मेजर ऑर्गन्स हैं आपके, जैसे मैंने बताया, एक आपका कौन था? एक है साथी आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो कि विकल्प 1 में लिखा हुआ था। एक है साथी आपका आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, आईडीओ के नाम से भी जानते हैं इसको, आईडीओ के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है साथी आपका, तीसरा है इसमें मीगा, क्या बोलेंगे? मीगा, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट, जिन साथियों को ना पता हो, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, क्या बोलते हैं इसको? बहुपक्षीय विनियोग गारंटी गारंटी एजेंसी होती है। चौथा होता है इसमें एक्ट है आपका इक्सिड। इक्सिड का मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होता है इक्सिड। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण अंग है आईबीआरडी। दिल्ली पुलिस 2017, 2020, 2000 आपका साथी 23 तीनों में पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम है इसका साथी आईबीआरडी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। इंटरनेशनल बैंक फॉर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट। ये किसका नाम है? आईबीआरडी, किसका पुराना नाम है ये? और यही इसका एक अंग भी है, यही इसका एक अंग भी है। याद है ये बात? जानते हो सारे लोग? थम्स अप करके बताएं जी भैया। आगे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तो पूछा है आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी तर्ज पर आईसीआईसीआई बैंक बना 1994 में, 1994 में बना था आईसीआईसीआई बैंक तो। लेकिन ये बैंक की बात नहीं कर रहा है, निगम की बात कर रहा है। तो निगम कब का है? 1955 का है दोस्त आपका, 1955 का है, ठीक है। अगर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई कब बना आपका? इसको बोलते हैं आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बना साथी आपका 1964 में, 1964 में। अगर हम बात करें आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 में। और सिडबी तो सारे लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था सिडबी साथी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गजब तरीके से बता दो, क्योंकि यूपी में है। बताना, सिडबी का हेडक्वार्टर मैंने आपको कहाँ पर बताया था? तो आप कहेंगे भैया 4 1 2 3 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, 4 1 2 3। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, देखो, और इकोनॉमिक्स के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करते चल रहे हैं, उसी से पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। और लगभग मैं आपको बताऊं 10वें सेट तक तो इकोनॉमिक्स के सारे बेहतरीन प्रश्न हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम थोड़ा बाकी सब्जेक्ट को वेटेज दे देंगे जो जो कवर होता रहेगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। जी हाँ, एम विश्वेश्वरैया थे साथी। इनकी याद में हम एक दिवस मनाते हैं, बता सकते हो क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? या मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, जो नेशनल इंजीनियर्स डे, वो कब मनाया जाता है? तो जिन साथियों को नहीं पता वो बोलेंगे भैया कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, इन्हीं की याद में। इन्होंने पुस्तक लिखी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस बात के लिए कि भारत की जो इनकम है वो दोगुनी कैसे हो। तो इकोनॉमिक्स की प्रसिद्ध पुस्तकों में साथी आप जानते ही हैं, अगर हम बात करें इंडिया की इकोनॉमिक्स की प्रसिद्ध पुस्तकों में, पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसकी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये मैंने कक्षा में ही बताई है। अनब्रिटिश रूल, ये पुस्तक किसकी है? ये भैया दादा भाई की है। किसकी है? दादा भाई की है। इसलिए हर परीक्षा में बहुत पूछी भी जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की पुस्तकें हैं। ओवरड्राफ्ट किस आरबीआई के गवर्नर की पुस्तक है? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कब थे गवर्नर, याद है ना भैया? नोटबंदी के दौरान। किस दौरान? नोटबंदी के दौरान। मैंने आपको जीएसटी, विमुद्रीकरण आदि ये टॉपिक्स भी कवर कराए हैं बीच बीच में ही। ओवरड्राफ्ट, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इकोनॉमी में? तो आप बोलेंगे ये विमल जालान की है। किसकी है? विमल जालान की पुस्तक है, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू किसकी है? बताएं जी। आई डू
आई डू वॉट आई डू किसकी पुस्तक है? आई डू वॉट आई डू, आई डू वॉट आई डू किसकी है? उन्हीं की है जिन्होंने लिखी है थर्ड पिलर। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, शायद हर परीक्षा में पूछी गई है। थर्ड पिलर रघुराम राजन की है, रघुराम राजन की पुस्तक है, ये पता होनी चाहिए आपको। 4 पुस्तकें रघुराम राजन की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक खरीफ की मौसम की है? खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। तो कौन सी बोलेंगे? खरीफ की फसल कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? क्या अलसी है? नहीं जी, ये तो रबी की फसल है। मसूर दाल आपका किसकी है? रबी की फसल है। सरसों रबी की फसल है। ये किसकी फसलें हैं? तीनों की तीनों ये भैया रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों में अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी, बोलना जरा। गेहूं के साथ की जो फसलें होती हैं। अब आप सोचो, गेहूं के साथ आपने क्या देखा भैया? हमने जौ भी देखा है, जई भी देखा है, चना भी देखा है, मटर भी देखा है, राजमा भी देखा है, ठीक है। राजमा भी हमने देखा है, आलू भी हमने गेहूं के टाइम पे देखा है। लेकिन सोयाबीन क्या है? वो साथी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलें कौन सी फसलें होती हैं? जो धान के समय की होती हैं। खरीफ की फसलों में कौन आती है? धान आती है। तो धान के टाइम पे क्या बोती है? मक्का, मक्का आपका साथी कपास बोता है, कपास। गन्ना बोता है इस टाइम पे ही, गन्ना, गन्ना बोता है। बाजरा, ज्वार, बाजरा, ज्वार। मूंगफली इसी टाइम पे बोती है आपका, मूंगफली। और सलाद तो जानते होगे ना सब, जो सलाद में कट जाए, सलाद में कट जाए, उन सबको क्या बोलते हैं हम? सलाद होती हैं जायद की फसलें। कैसी फसलें होती हैं साथी? बोलें भैया जी, जायद की फसलें होती हैं। उदाहरण लिखो, क्या बोलेंगे? ककड़ी है भैया आपका, खीरा है भैया, पलेज के रूप में जो प्रयोग हो आपका, पलेज बोल देते हैं उसको। तरबूज होता, खरबूज होता, ये सब कैसी हैं? ये जायद की फसलें हैं, ठीक है। राज 3077 एक प्रजाति है, किसकी है? बहुत प्रसिद्ध प्रजाति है दोस्त, ये आपका गेहूं की प्रजाति है। किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की और प्रजातियों में बात करते हैं, आपका पूसा सिंधु गंगा है। क्या बोलेंगे? पूसा, पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? पूसा सिंधु गंगा ये आपका गेहूं की प्रजाति है। MP 4010 किसकी प्रजाति है? MP 4010 इसी की है। एक साथी आपसे पूछे UL 829 किसकी प्रजाति है? इसी की प्रजाति है, इसी की। मक्का की मत याद करना, ना ज्वार की। धान की प्रजातियों की बात करें, माही, सुगंधा और बाला। माही, सुगंधा और बाला ये किसकी प्रजाति हैं? ये आपका धान की प्रजाति हैं। अच्छा, किसी भी किस्म को कौन वेरीफाई करता है? आप बता सकते हैं क्या? किसी भी किस्म को कि भाई ये किस्म है, इसका नाम है, ये नाम होगा, ये कौन देता है? तो ये सारे के सारे नाम दिए जाते हैं किसके द्वारा? याद रख लेना, ये नाम ICAR के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? ICAR का फुल फॉर्म जो बता दे, वो विजेता ऑफ द क्लास है। ICAR जो 1929 में बना, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है साथी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आपकी फुल फॉर्म देखूंगा मैं, अभी घोषित करेंगे टॉपर ऑफ द स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? नई दिल्ली में। तो बताएं एक बार, सारे दोस्त दिखाना भाई जो बच्चे लिखे तो। ICAR, अब इतना तो समझ गए होगे भैया, कृषि से संबंधित है। इंडियन, एक साथी ने ऊपर लिखा इंडियन एग्रीकल्चर, लिख रहे हैं, कोई फुल फॉर्म है? इंडियन काउंसिल फॉर, ऊपर लिख दिया एक बच्चे ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, असवा FF। बहुत शानदार बच्चे, बहुत गजब, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा आपने लिखा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष तक आयु समूह का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में आपका 1000 मेल बॉडी पर फीमेल बॉडी कितनी है, ये पूछा गया है। तो कितनी है आपका भारत में? 919 है। और यूपी में कौन सी है? यूपी में, इंडिया का तो साथी आप जानते हैं, ये किसका है? ये यूपी का है, ये यूपी का है। भारत का टोटल लिंगानुपात बात करें, वो 943 है, वो 943 है, ठीक है। भारत में विमुद्रीकरण जो 2016 में हुआ, उसका प्रारंभिक चरण के दौरान जब शुरुआत में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी की तारीख क्या बताई थी मैंने आपको? याद रख लेना, उस समय अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे आपका। और आदान प्रदान करने की कौन से नोट बंद कर दिए थे? एक तो 500 का नोट बंद कर दिया था, क्या बोलेंगे भैया? 500 का नोट बंद कर दिया था क्या, हाँ या ना? या 1000 का नोट बंद कर दिया था, हाँ या ना? एक बार बोलो सारे लोग। तो आप बोलेंगे भैया 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। बहुत शानदार, बहुत खूब। तो ये नोट क्या कर दिए थे हमारे विमुद्रीकरण के दौरान, विमुद्रीकरण के दौरान। अब आपसे मैं पूछूं भैया विमुद्रीकरण होता क्या है? तो विमुद्रीकरण आप क्या कहेंगे? विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है अगर मैं कहूँ? तो पुरानी मुद्रा जो होती है,
क्या बोलेंगे? पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा से बदलना, ताकि नई मुद्रा से बदलना यानी कि पैसा निकल के आए, नई मुद्रा से बदलना, ताकि जो दबा हुआ पैसा, औरतों के कोर्चे बाहर आ गए। कोर्चे मतलब किसी किसी ने तो घर में 1-1 लाख रुपए जमा कर रखे थे, गरीब घर में, पता नहीं कब से जमा करते आ रहे थे। किसी के घर 10,000 निकले, किसी महिला पे, किसी पे 20,000 निकले, किसी पे 2.5 लाख निकले, किसी महिला पे 4 लाख निकले, किसी पे 5,000 निकले, सब पैसा बाहर आ गया। तो पुरानी मुद्रा को बदला। तो अधिकतम सीमा कितनी थी उस टाइम जब नोट बदलते थे? तो 8 नवंबर 2016 को ये शुरू हुआ। तो आप बोलेंगे भैया 8 नवंबर 2016 को हम 4,000 रुपये बदल सकते थे एक दिन में, मैक्स कितने? 4,000 रुपये। कितने? 4,000 रुपये हम बदल सकते थे। अच्छा, 2,000 रुपये का जो नोट बंद हुआ, 2,000 रुपये का जो नोट बंद हुआ आपका, ये कब हुआ? 2,000 रुपये का नोट बंद हुआ दोस्त, याद रख लेना, 19 मई 2023 को। ठीक है, नोट 2,000 का कब से बंद हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे नोट जानते हो किस नोट पर फोटो किसका है? सारे जानते हो। जैसे मैं बात करूं आपसे, 2,000 रुपये का नोट जो बंद हो गया जिस पे मंगलयान था, 500 के नोट पे पीछे लाल किला है आपका। ठीक है, 200 के नोट पर क्या है? सांची का स्तूप है। 100 रुपये के नोट पर क्या है? रानी की वाव है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 50 रुपये के नोट पर पीछे किसका चित्र है? 10 रुपये पर आपका क्या है साथी? वो आपका क्या बोलेंगे? कोणार्क का टेम्पल है। 10 रुपये। ठीक है, बोलेंगे भैया कितने लोगों का उत्तर आता है? हम्पी, हम्पी, हम्पी। हम्पी कर्नाटक का जो साथी चाइन है, ये 50 रुपये के नोट पर है। बहुत खूब। मन तो ऐसे करता है जैसे मैं तुमसे ऐसे खड़े होकर प्रश्न पूछूं 1 घंटे में, 1 घंटे प्रश्न तुमसे ऐसे पूछूं कि कई सौ प्रश्न बोल दूंगा मैं यहाँ, और आप कई सौ प्रश्नों के उत्तर दे दोगे। ठीक है, कभी ना कभी ऐसा भी सेशन रखेंगे एक। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रैपिड फायर, मतलब धड़ाधड़ प्रश्न, धड़ाधड़ प्रश्न, क्योंकि रिवाइज करने का उससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं है। होमी जहांगीर भाभा, क्या बोलेंगे? होमी जहांगीर भाभा। विक्रम साराभाई को साथी क्या बोलते हैं? ये अंतरिक्ष, स्पेस जो प्रोग्राम है उसके जनक हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। और होमी जहांगीर बाबा तो भाई कमाल आदमी थे, कार्यक्रम के साथी ये जनक हैं। इन्होंने तो घोषणा कर दी थी कि भारत को न्यूक्लियर जो साथी वॉर होगा उससे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद में बड़ी रहस्यमयी स्थितियों में इनकी मौत हो गई थी। अच्छा, मुझे बताओ, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? जो परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई साथी? ये हुई थी भैया 1954। क्या बोलेंगे? 1954। परमाणु ऊर्जा आयोग, नहीं नहीं नहीं, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत साइंटिफिक कार्यक्रम शुरू हो गए थे। परमाणु ऊर्जा आयोग हम बोले, इसकी स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1948 को। इसके अधीन, ये पीएम के अधीन, प्रधानमंत्री 15, जो प्रधानमंत्री का साथी आपका पीएम के अधीन ये कार्य करता है, पीएम के अधीन ये विभाग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी? फ्लाइंग सिख इनका उपनाम है। जैसे उड़न परी कहते हैं हम पीटी उषा को, किसको कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं उड़न परी। पीटी उषा, प्रवल्ली कांति टेक परमेल उषा, पीटी उषा इनका पूरा नाम है, पीटी उषा को। तो फ्लाइंग सिख किसने कहा था? पाकिस्तान के साथी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है अयूब खान ने कहा था। मिल्खा सिंह की बुक का क्या नाम है बताएंगे एक बार? मिल्खा सिंह की बुक का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या बोलेंगे? द रेस ऑफ माई लाइफ। तो कॉमन नाम जानते हो ना? जैसे अभी पूछते हैं आपसे, मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है? बॉम्बे बॉम्बर किसको कहा जाता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है सचिन तेंदुलकर। टर्मिनेटर किसको कहा जाता है? आप कहेंगे भैया हरभजन सिंह को कहा जाता है। थला किसको कहा जाता है? कैप्टन कूल किसको कहा जाता है? भैया माही को कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। चीकू किसको कहा जाता है? भैया चीकू कहते हैं आपका, क्या बोलेंगे? विराट कोहली को कहा जाता है। स्काई कौन है? भैया सूर्य कुमार यादव है। स्कूटर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को कहा जाता है? हर्षल गिब्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हर्षल गिब्स को कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछी जाती है फिर क्रिकेट की बुक्स। क्रिकेट के खिलाड़ियों का भी जब जिक्र आया तो क्रिकेट की बुक्स भी आपको पता होनी चाहिए, चर्चित बुक्स हैं। बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोलूं आपसे, आप मुझे बताओ सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम क्या है? कितने दोस्त बोल सकते हैं? सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक का क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। क्या बोलेंगे? प्लेइंग इट माई वे। एसएससी सीजीएल से लेकर के एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस से लेकर के स्टेट के हर एग्जाम में पूछी गई है। जैसे आपका सौरभ गांगुली की बात करें, सौरभ गांगुली की बात करें तो सौरभ गांगुली की कौन सी है साथी? आपका
सौरभ गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, क्या बोलेंगे? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, एक शतक काफ़ी नहीं है। अपनी ज़िंदगी की लड़ाई जब जीते थे कैंसर से युवराज सिंह, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? युवराज सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बताएंगे? तो युवराज सिंह ने बुक लिखी थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी के टेस्ट के बारे में लिख रहे हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्या बोलेंगे? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अच्छा मैं आपसे पूछूं, एक वीवीएस लक्ष्मण ने किताब लिखी, वीवीएस लक्ष्मण ने एक किताब लिखी, उनकी किताब का क्या नाम है? 281 एंड बियॉन्ड, क्या बोलेंगे? 281 एंड बियॉन्ड। सुरेश रैना की पुस्तक का क्या नाम है? सुरेश रैना की पुस्तक का क्या नाम है? तो सुरेश रैना की पुस्तक का नाम है साथी आपका क्या? बिलीव, क्या बोलेंगे? बिलीव पुस्तक का नाम है, बिलीव। ऐसे ही अन्य खिलाड़ियों में बात आती है साथी, बोलेंगे आपका किसकी किताब? विश्वनाथन आनंद की किताब कितने लोग बताएंगे? जो चेस के पहले खिलाड़ी हैं, चेस के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, क्या बोलेंगे? इनकी साथी क्या बोलेंगे आपका? बोलेंगे भाई फटाफट से, विश्वनाथन आनंद। इनको सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी साथी मिला है 1991-92 में। कभी भी पूछे पहला पुरुष कौन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला, जिसको आज हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, जो खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो इन्हीं को मिला। जैसे पहली महिला उसमें कर्णम मल्लेश्वरी हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों का उत्तर आया माइंड मास्टर, वेरी गुड, माइंड मास्टर उत्तर आया भैया, माइंड मास्टर है। मैं आपसे पूछूंगा दोस्त इसमें, मुझे बताओ और किसकी किताब इम्पोर्टेंट हो सकती है? हाँ, आप मुझे बताओ मैरी कॉम की पुस्तक का क्या नाम है? मैरी कॉम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मैरी कॉम ने पुस्तक लिखी है आपका अनस्टॉपेबल, क्या बोलेंगे? अनस्टॉपेबल। तो मारिया शारापोवा की भी है एक आपका। मैरी कॉम की एक और पुस्तक है, वो आपसे जानना चाहूँगा। मैरी कॉम ने कौन सी पुस्तक? अनस्टॉपेबल या फिर अनस्टॉपेबल मारा शारापोवा की है? आप बोलेंगे अनब्रेकेबल, क्या बोलेंगे भैया? अनब्रेकेबल है। कौन सी है? अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है, ठीक है। अच्छा सानिया में आपका, और नहीं नहीं ये तो बहुत, तो बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। एस अगेंस्ट ऑड्स नहीं पूछी जाएगी आपसे, और कौन सी पूछी जा सकती है? चलो अभी इतना याद रखें, बाकी याद आएगी तो बताएंगे, ठीक है। ये आपको कम से कम पता होनी चाहिए। अनब्रेकेबल, बहुत खूब, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है? अंबुबाची मेला दोस्त एक प्रसिद्ध मेला है, कहाँ का साथी? कामाख्या देवी, असम में ये मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और धाती माता की पूजा होती है यहाँ पर। कौन सी पूजा होती है? धाती माता की पूजा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो भारत के सबसे बड़े मेले कुंभ की। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है साथी? बोलेंगे हरिद्वार में लगता है, आपका संगम पर लगता है। प्रयागराज, क्या बोलेंगे आपका? प्रयागराज संगम पर, सही है। हरिद्वार में संगम होता है क्या? नहीं जी, प्रयागराज में। हरिद्वार में तो कहाँ पर लगेगा साथी आपका? हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, नासिक में बताइए। नासिक गोदावरी आपका, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। तो ये चार है आपका जहाँ पर कुंभ लगता है। क्या लगता है? कुंभ लगता है, ठीक है। अगर मैं यूपी के मेलों की और की बात करता हूँ, तो मुझे बताओ बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है यूपी में? बटेश्वर मेला भैया आगरा में लगता है। कहाँ पर? आगरा में, आगरा में लगता है। मुझे बताओ गढ़ मुक्तेश्वर मेला यूपी में कहाँ पर लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर का जो मेला है भैया वो हापुड़ में लगता है। कहाँ पर लगता है? गढ़ के पास जो हापुड़ है। नौचंदी का मेला, क्या बोलेंगे? नौचंदी का मेला ये साथी लगता है अपने मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में लगता है। मुझे बताओ देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ का मेला ये बाराबंकी में लगता है। कहाँ पर? बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। ढाई घाट मेला यूपी में कहाँ पर लगता है? ढाई घाट मेला, तो ढाई घाट बोलेंगे शाहजहांपुर में। कहाँ पर? शाहजहांपुर में ये आयोजित होता है। मकर संक्रांति मेला कहाँ पर लगता है उत्तर प्रदेश में? मकर संक्रांति मेला कहाँ पर लगता है? तो आप कहेंगे भैया फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है? जहाँ पर कालिंजर किला है। कालिंजर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बांदा में आयोजित होता है। और मुझे बताओ आरडब्ल्यूए सम्मान मेला कहाँ पर लगता है? कितने दोस्त बता सकते हैं? आरडब्ल्यूए सम्मान समारोह मेला कहाँ पर लगता है? बोले भैया सीधे सिलेक्शन पे लगता है। और कहाँ पर आयोजित होता है आपका? भैया अब तक तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सिलेक्शंस की इतनी भीड़ होने वाली है यूपी पुलिस के लिए कि उसके लिए तो शायद एक से ज़्यादा जगह भी लग सकता है।
ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा, ये दोनों अलग जगह हैं। इस क्षेत्र का जो विकास कर रहे थे इंदिरा गांधी जी ने 1980 में विजन देखा था इस देश के विकास के लिए, तो उन्होंने दो क्षेत्र विकसित किए, नेशनल कैपिटल रीजन, उन्होंने बोला एनसीआर मुझे डेवलप चाहिए। एक आपका मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर, वो तो बहुत डेवलप हो चुका है, आप मुंबई जाके देखेंगे तो एमएमआर। फिर ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो राजीव गांधी जी ने इसके लिए विजन बढ़ाया, राजीव गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप करके आगे जो ज़मीन, यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, जो डूब क्षेत्र था, उसको चिन्हित किया और 1990 के पीरियड में इसका विकास शुरू हुआ। तो दिल्ली से सटता हुआ तो नोएडा है, नोएडा के बाद में अगला क्षेत्र ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा से अगला क्षेत्र अब न्यू नोएडा डेवलप कर रहे हैं, न्यू नोएडा के बराबर में अब सुपर नोएडा होगा। तो ऐसे डेवलप करते जा रहे हैं आगे दिल्ली से दूर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग आपका और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? आज ऑनलाइन के फील्ड में अगर मैं बात करूं, आईटी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, तो क्या होता है आपका? लिंक्डइन। क्या बोलेंगे? लिंक्डइन का इस्तेमाल होता है। किसका? लिंक्डइन। इस पर सबकी प्रोफाइल होती है, आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं लिंक्डइन पर, तो वहाँ ढूंढ सकते हैं, आप अपडेट्स देख सकते हैं सबके बारे में कि कौन व्यक्ति किस संस्था में क्या है, किस पद पर है, कहाँ कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, तो उस पर अधिकतर डिटेल्स होती हैं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स है, या फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, या फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल सोर्स फोर्स है, या फिर उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स है। तो कौन सी फोर्स बोलेंगे? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। सितंबर 2020 से इसका गठन हुआ है। क्या बोलेंगे? सितंबर 2020 से, साथी जिसके लिए एक्ट आया था इसका 2020 में, एक्ट 2020 से इसका गठन हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई? सारे दोस्त बताएं, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो यूपी पुलिस, साथी यूपी पुलिस, इसके लिए भी एक्ट आया था, आपका एक्ट आया था 1861 में, 1861 में, और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया, स्थापना इसकी की गई, वो 1863 में की गई। क्या बोलेंगे? स्थापना इसकी 1863 में की गई। क्या बोलेंगे? 1863 में, ये पता होना चाहिए आपको। आगे आए, नेक्स्ट है जी। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी मैं आपको बता चुका। आज मैं बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण देश जिनकी मुद्रा पूछी जा सकती है, तो वो कौन कौन से है? बांग्लादेश है, सर्बिया की है, थाईलैंड की है, तुर्की की है। तो आप बोलेंगे बांग्लादेश की है टका। इनकी राजधानी भी बोलते चलिए। क्या बोलेंगे? सर्बिया की बोलें तो भैया आपका सर्बिया में दीनार चलती है, सर्बियन दीनार बोलते हैं। थाईलैंड की अगर हम बात करते हैं, थाईलैंड में बात या बहत चलती है, एक ही बात है। तुर्की की अगर हम बात करें, तुर्की में लीरा चलती है। क्या चलती है? लीरा। अब मैं कुछ देश पूछने वाला हूँ, मुझे बताओ इजराइल की मुद्रा क्या है? जो बता दे वो अपने आप अपनी पीठ थपथपाना कि हाँ स्टैटिक के पार्ट में मैं मजबूत चल रहा हूँ। इजराइल की बात करते हैं तो सेकेल मुद्रा है। राजधानी बताते चलो, राजधानी जिनको नहीं पता हो तो यरूशलेम है। ईरान की मुद्रा कौन सी है? ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा तोमान है। क्या बोलेंगे? मुद्रा तोमान है। कतर की मुद्रा, साथी आपका कतर की राजधानी तो दोहा है, कतर की मुद्रा रियाल है। जापान की राजधानी आप बताओ, राजधानी आप बताओगे। जापान की, साथी मुद्रा की बात करें, येन है, येन है। फिलीपींस की मुद्रा की बात करते हैं, फिलीपींस की मुद्रा की बात करते हैं, पेसो है, पेसो है। भूटान की मुद्रा की बात करते हैं, भूटान की क्या है आपका? निगुल ट्रम। क्या है? निगुल ट्रम मुद्रा कहाँ की है? वो भूटान की है। म्यांमार की करेंसी पूछे, पड़ोसी देश से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। म्यांमार की, साथी आपका कयात है। बोत्सवाना की आपकी मुद्रा क्या होगी? बोत्सवाना की पुला है। क्या है? बोत्सवाना की पुला है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा बताओ साथी, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या होगी? दक्षिण कोरिया की मुद्रा है आपका वॉन। क्या बोलेंगे? दक्षिण कोरिया की मुद्रा है आपका वॉन हो जाएगी। मलेशिया की राजधानी बताइए। मल्ल कहाँ पर लड़ता है एशिया का? रिंग में लड़ता है जी, रिंगित है। क्या है? मलेशिया की रिंगित है आपका। क्या है? रिंगित है। और आपका नॉर्वे की क्या है राजधानी बताएंगे? नॉर्वे की आपका क्रोन है, क्रोन है। पोलैंड की राजधानी मैं आपसे पूछूं, पोलैंड की मुद्रा, तो पोलैंड की मुद्रा है जलॉटी। क्या बोलेंगे? जलॉटी करेंसी कहाँ की है? वो पोलैंड की है। रूस की, साथी आपका रूबल है। क्या बोलेंगे? रूबल है। चाइना की अगर बात करते हैं, चीन की रमिनबी है। क्या बोलेंगे? रिमिनबी है आपका। रिमिनबी कहाँ की है? वो चाइना की है। और दक्षिण अफ्रीका की क्या है? दक्षिण अफ्रीका की रैंड है।
दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है साथी? वो रैंड है। यूक्रेन की बताइए। यूक्रेन क्योंकि अभी चर्चा में रहा तो इसकी राजधानी करेंसी पूछ सकता है। यूक्रेन की रिबनिया है, रिबनिया है। वेनेजुएला की बताइए साथी। वेनेजुएला की राजधानी क्या होगी? राजधानी नहीं, सॉरी, राजधानी तो काराकस है। वेनेजुएला की अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो बोलीवर है। क्या है? बोलीवर कहाँ की करेंसी है? वो वेनेजुएला की है। अगर साथी मैं आपसे पूछूं वियतनाम की साथी, वियतनाम की करेंसी क्या है? तो वियतनाम की करेंसी डांग है। क्या है? डांग है, डांग। और जितने भी देश इस पे मैंने लिखे हैं उन सब की राजधानी के मुद्रा के अलावा कोई मुद्रा नहीं पूछी जा सकती, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है साथी। और हमने हमेशा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, उस एसएससी को जिसको लोग स्टैटिक जीके में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता था, हमने उसको एक सब्जेक्ट क्रिएट किया, बाकी सब्जेक्ट क्रिएट किए, लोगों को ये भरोसा दिखाया कि ऐसा नहीं है कि जीएस में नंबर नहीं आते, और हमने कीर्तिमान स्थापित किया हर एक परीक्षा में आपकी मेहनत की वजह से। और आप देख सकते हैं, आपने भी साथी कुछ परीक्षाएं दी होंगी या आप देंगे भविष्य में, तो तब देखेंगे। राजधानी बोलो। इजराइल की जेरूसलम है, ईरान की तेहरान है, कतर की दोहा, जापान की टोक्यो। फिलीपींस की मनीला, भूटान की बोलो थिम्पू है, म्यांमार की नई पैदाव है, बोत्सवाना की साथी मुद्रा राजधानी बताइए। बोत्सवाना की आपका गवाना है। वेनेजुएला की कराकस है, वियतनाम की हनोई है। दक्षिण कोरिया की साथी सियोल है, मलेशिया की कुआलालंपुर है, नॉर्वे की ओसिलो, नाव को ओ भाई सिलो चला, नॉर्वे की ओसिलो, पोलैंड की वारसा, रूस की मॉस्को, चीन की साथी आप जानते ही हैं सारे लोग, बीजिंग है। दक्षिण अफ्रीका की बताएंगे आपका प्रेटोरिया है, कैप टाउन भी बना रखी है उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है उनकी। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या होगी? यूक्रेन की राजधानी भाई साहब कीव है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ताजमहल, सबसे पहले यूनेस्को में 4 साइट शामिल हुई थी दोस्त 1983 में। एक तो ताजमहल शामिल हुआ था, एक आगरा का किला, एक अजंता की गुफाएं और एक एलोरा की गुफाएं। ये 4 1983 के हैं, यानी ये भी 1983 में, ये भी 1983 में। फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल हुआ, लेकिन बड़ा इमामबाड़ा शामिल नहीं है। मुझे बताओ बड़ा इमामबाड़ा है कहाँ पर? बड़ा इमामबाड़ा निर्मित कहाँ पर है? इसको आसिफ उद्दौला ने बनवाया था, जो नवाब आसिफ उद्दौला थे। बोलेंगे कहाँ पर है बड़ा इमामबाड़ा? यूपी में आसिफ उद्दौला ने बनवाया। इसी को साथी हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पर है आपका? सब बोलेंगे भैया ये आपका लखनऊ में मौजूद है। कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। 1784 में बना था, 1784 में बना। जैसे यूनेस्को का नाम आया, यूनेस्को की कितनी साइट हो चुकी हैं वर्तमान में, जानते हो ना इस बात को? यूनेस्को के पहले 4 स्थल मैंने बता दिए, ताजमहल हो गया, आगरा का किला, अजंता, एलोरा। यूनेस्को की साथी हम बात करें तो यूनेस्को में वर्तमान में 43 स्थल हैं। 43वां कौन बना है बोलो? 43वां कौन बना है आपका? मोदियम्स बना है। कौन बना है? असम का जो अहोम वंश का ओदियम्स, आपका मोदियम्स कहाँ बोलोगे? असम का बना है। ये है यूनेस्को की धरोहर सूची, हेरिटेज साइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इनको बोलते हैं हेरिटेज साइट में कितने शामिल हैं, या बोले विश्व विरासत सूची में कितने शामिल हैं। उत्तर 2 होंगे, देखना जरा ध्यान से। विश्व विरासत सूची में कितने शामिल हैं तो आप कहेंगे 43। लेकिन मैं बोल दूं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कितने शामिल हैं, यानी इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें कितने शामिल हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कितने शामिल है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये भी यूनेस्को की ही होती है। तो आप कहेंगे भैया इसमें 15 स्थल हैं। क्या बोलेंगे? इसमें 15 स्थल हैं, और 15 स्थलों में जो आपका 15वीं साइट बनी है, वो 15वीं साइट है आपका, 15वीं साइट क्या, 15वीं अमूर्त। अमूर्त का मतलब साइट तो हो नहीं सकती, अमूर्त मतलब जो मूर्त रूप में नहीं है, जो आपका सामने ना दिखता हो, बस ऐसे ही मौजूद है। तो गरबा जो साथी गुजरात का है, कहाँ का? गरबा गुजरात का है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका कि भारत का, ये तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया, 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल किसे चुना गया है। इसकी जगह इस क्वेश्चन को बदलेंगे, इसकी जगह इस क्वेश्चन को बदलेंगे कि भारत का 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा चुना गया है। मुझे बताएंगे आप, मुझे आप बताना। इसमें यूपी का पहला भी मैं आपको अभी बता चुका, इसमें वो भी नहीं बन सकता। आप मुझे बताओ, इसमें होमवर्क ये चुनेंगे, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है?
पहली जो साथी क्लासिकल लैंग्वेज है, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? यहाँ नहीं, वीडियो के बाद में ही उत्तर देना, ठीक है? 5 सेकंड लगते होंगे लेकिन वो बाद के लिए ही है। पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत ऊर्जा से साथी पढ़ना है, और ऊर्जा का मतलब होता है कि सेंट्रलाइज ऊर्जा, बीच में उसको रेस्ट अगर कोई बनता है ना तो वो ले लिया करो। जैसा भी मैथ्स की क्लास होगी तो मैं थोड़ा उसको स्पीड से इसलिए कराता था कि बीच में एक गैप बने। तो आप आराम से बैठिए और मेहनत करिए, बस एक विश्वास, एक बिलीव। आज इस क्लास के बाद में कमेंट में देखना चाहता हूँ, भैया अगर मेहनत करिए, बेवजह नहीं, अभी वैसे ही भर दो उसको, बेवजह नहीं, कमेंट करके ये बोलना भैया मैं सिलेक्शन लेके आऊँगा। और मेरे दोस्त, तुम्हारा भाई तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है, ये समझ लीजिए। बस इंतजार है कि आप कब आएंगे, ठीक है? आपसे हाथ मिलाने और गले मिलने के लिए हम तैयार हैं। और अगर मैं कहूँ जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई कौन सी है, तो यही सबसे बड़ी कमाई है शायद। मतलब धन अपना एक योगदान रखता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। कोई यूँ कहे कि उसकी कोई कीमत नहीं है तो वो झूठ ही है, उसकी एक अलग कीमत है। लेकिन वो जो भावनाएं हैं जब आप सामने होते हैं, जब हम आपको सेलेक्ट देखते हैं, तो वो उससे ऊपर हो जाती हैं। तो वो कमाल की चीज़ है और वो कमाल आप दिखाएंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।